चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल नए राजनीतिक फेनोमेनन पर गहराई से बात करते हैं। हम एक ऐसी घटना को डिकोड कर रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर सच में तहलका मचा दिया है। बिना किसी बड़े बजट या दशकों पुराने संगठन के एक नाम इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। आइए इसके हर एक पहलू को डेटा और तथ्यों के जरिए समझते हैं। और शुरुआत ही करते हैं इस बेहद चौंकाने वाले नंबर से। 10 करोड़ 4 लाख, मतलब 1 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। जरा सोचिए, जहां स्थापित राजनीतिक दलों को यहां तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहीं इस नए मंच ने सिर्फ कुछ ही दिनों में ये जादुई आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई आम सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक पूरी डिजिटल सुनामी है। तो इस पूरे मामले के पहले पहलू की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर यह भारी उछाल आखिर आया कैसे? इस टाइमलाइन को देखने से सब कुछ साफ हो जाता है। लॉन्च होने के सिर्फ 78 घंटों के भीतर, यानी करीब करीब 3 दिन में ही 3 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार हो गया। और बात यहीं नहीं रुकी। 5वें दिन तक आते आते ये नंबर रॉकेट की तरह 10 मिलियन को भी पार करके 10.4 मिलियन तक पहुंच गया। इंटरनेट के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पहल के लिए इतनी रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है फॉलोअर्स की रेस में स्थापित पार्टियों से आगे निकलना। अगर हम 21 मई तक के इस चार्ट पर नजर डालें तो इस नई पार्टी ने पारंपरिक राष्ट्रीय पार्टियों के गणित को एकदम से बदल दिया। 10.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कॉकरोच जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर सत्ताधारी बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स से आगे निकल गई। और हां, ये कांग्रेस पार्टी के 13.3 मिलियन फॉलोअर्स के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर आकर खड़ी हो गई। अब इस तुलना को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ स्थापित पार्टियों की विशाल मशीनरी है, जिनके सोशल मीडिया पेजों पर 18,000 से लेकर 39,000 से भी ज्यादा पोस्ट हैं, और दूसरी तरफ इस नए मंच ने सिर्फ और सिर्फ 56 पोस्ट के जरिए यह मुकाम हासिल किया है। 56 पोस्ट बनाम हजारों पोस्ट। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने सही नब्ज पकड़ ली हो और भारी भरकम पीआर मशीनरी को पीछे छोड़ दिया हो। इस पूरी सुनामी के पीछे की सोच को पार्टी के संस्थापक महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके के इस बयान से समझा जा सकता है। उनका मानना है कि आज की युवा पीढ़ी, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है, बिना किसी बजट के बड़े बड़े और ताकतवर राजनीतिक संस्थानों को पछाड़ रही है। उनके नजरिए से ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जहां युवाओं की डिजिटल ताकत भारी संसाधनों वाली पार्टियों पर भारी पड़ रही है। अब तीसरे और सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर ये कॉकरोच नाम ही क्यों रखा गया? दरअसल इस नाम की कहानी एक विवाद से जुड़ी है। हुआ ये था कि 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की है। हालांकि यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ठीक अगले ही दिन 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि मीडिया ने उनके बयान को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया है। लेकिन तब तक युवाओं के एक समूह ने विरोध के तौर पर इसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया और पार्टी की नींव रख दी। उस शुरुआती विवाद से जो मोमेंटम मिला, उसके बाद इस मंच ने खुद को पूरी तरह से युवाओं पर केंद्रित कर लिया। उनका मुख्य फोकस उन वास्तविक मुद्दों पर है जो आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा चुभते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, आए दिन होने वाले पेपर लीक और राजनेताओं की जवाबदेही तय करना। यही वो वजह हैं जिन्होंने युवाओं को इतनी तेजी से इस मंच की ओर आकर्षित किया। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पार्टी के 5 बड़े वादे क्या हैं। इस टेबल में उनके 5 सबसे अहम और सच कहें तो बहुत ही तीखे वादे शामिल हैं। न्यायपालिका को लेकर उनका रुख है कि रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा नहीं भेजा जाना चाहिए। वोटिंग अधिकारों पर इनकी मांग है कि अगर किसी का वैध वोट कटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे यूएपीए यानी आतंकवादी निरोधी कानून लगना चाहिए। इसके अलावा सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए बिना 50% महिला आरक्षण, कॉरपोरेट मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द करना और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक का बैन लगाने जैसे कड़े वादे इसमें शामिल हैं। यह पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग एक बहुत ही आक्रामक रुख है। अब आते हैं 5वें बिंदु पर, इस पार्टी की सदस्यता के एकदम अनोखे नियम। पारंपरिक राजनीति से उलट यहां सदस्य बनने के नियम पूरी तरह से व्यंग्य पर आधारित हैं। आधिकारिक तौर पर ये उन लोगों का मजाकिया अंदाज में स्वागत करते हैं जिन्हें अक्सर ताने सुनने को मिलते हैं। सदस्य बनने के लिए इंसान का बेरोजगार होना, आलसी होना, इंटरनेट की लत होना और सबसे मजेदार बात, पेशेवर रूप से अपनी भड़ास निकालने की क्षमता होना जरूरी बताया गया है।
यह निराशा को एक व्यंग्यात्मक हथियार बनाकर लोगों को जोड़ने का एक बेहद चतुर तरीका है। तो अब छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर आगे की राह क्या है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही है, क्या इंटरनेट की ये जबरदस्त आंधी कभी असल वोटों में बदल पाएगी? जब सच में चुनाव होंगे और बैलेट बॉक्स खुलेंगे, तब क्या ये डिजिटल गुस्सा जमीनी हकीकत को बदल पाएगा? खैर, जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति करने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई चीजें सीख